तैयार है कि वो अपनी पार्टी के अच्छाई के लिए जो करना करे हम भी करेंगे और हमारी पार्टी भी करेगी अलायंस। अभी से बताना बहुत जल्दी हो जाएगा, जरूर करेंगे। सर भाजपा ने जो चुनावी वापस का जो एक सवाल नहीं आपको हो गया, पूछे सवाल। सर लेकिन बीटीपी के अलायंस ब्रेकअप हो गया या कंटिन्यू है? आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, आप बोलिए। सर ध्यान वापी का देश भर में चर्चा बन रहा है, तो क्या भाजपा उसको मॉडल की तरफ पूरे देश में लागू करेगा? आपको ऐसा लगता है? हमारा मानना, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अगर आप जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैंने जो मीडिया को अपना रिएक्शन दिया था उसमें मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट जो है वो सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो कामयाबी, विक्ट्री हुई है फेथ की फैक्ट्स के ऊपर, और मैंने इस बात का एप्रीहेंशन और खदशे का इजहार किया था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से ऐसे मुद्दे उठ जाएंगे और इन तमाम मुद्दों को एक नया मौका मिल गया है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं सच साबित हो रहा हूँ, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बाबरी मस्जिद के जजमेंट पैराग्राफ नंबर 83 में 91 के एक्ट को भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया, उसके बावजूद भी ये मुद्दे उठ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि 1968 में मुसलमान और हिंदू पक्ष ने बैठकर एक एग्रीमेंट किया मथुरा के बारे में, कृष्ण जन्मस्थान के बारे में। मुसलमानों ने अपनी बहुत बड़ी जमीन दे दी और वहां पर एक आलीशान मंदिर तामीर हुई, और उसमें एक कंट्रोवर्शियल मलबा था शेर केस का, उसको मुसलमानों ने हटाया। मुसलमानों के ईदगाह से परनाले और ड्रेनेज का पानी ज्यादा था, तो उसमें एग्रीमेंट में कहा गया कि पानी को मोड़ दिया जाए। अब आप खुद सोचिए कि कितने 54 इयर्स के बाद दोबारा कोई पक्ष कोर्ट को जाता है और कहता है कि नहीं, ईदगाह ही हमारी है। तो इसीलिए हम ये आपसे कह रहे हैं कि 91 के एक्ट का जो है वो लोअर कोर्ट को, कोई भी कोर्ट को जा सकता है, किसी को रोक नहीं कर सकते आप, मगर कोर्ट को उसी स्टेज पर उसको खत्म करने की जरूरत है कि भाई 91 का एक्ट है और आप इसको नहीं ला सकते। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो खुले हैं और मुझे एप्रीहेंशन है कि ये खुलते रहेंगे। और आखिरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन पर एक संवैधानिक जिम्मेदारी आज होती है कि वो भी इस बात को तय कर ले कि भाई ये मुद्दे, पुराने जख्म अगर खोले जाएंगे तो क्या ये देश के हित में है। क्योंकि आप और हमने इस देश में 1980 के आखिरी में और 90 में हमने वो तमाम काला दौर देखा है। अगर हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, देश में बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है इस देश में, हमारे वतन अजीज में, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार है तो यहाँ पर है। इन्फ्लेशन अगर कितना नहीं बढ़ा था, अभी इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, तो ये तय करना पड़ेगा। सर आपका ऑब्जर्वेशन गुजरात के लिए जो होम स्टेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है, तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द इश्यूज एम्प्लॉयमेंट एंड अदर बाइक को हटाना मेरे पे क्या फिक्र को कर रहा है। बढ़िया तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मुसलमानों की आबादी और हमारे पटेल भाइयों की और बहनों की आबादी बराबर, उनके पास से ज्यादा एमएलए जीत कर जाते हैं। ये उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की और उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस की कामयाबी। हाउ मेनी परसेंट? You cannot cross this. No. Listen to me. You have the right to ask me a question. I have the right to answer. You cannot stop me from answering. But you are misquoting it. No. You are misquoting. Who are you? Patels are 19%. Muslims are 9%. अभी मेरे को बोलने देंगे आप, या तो फिर आप आगे बैठ जाइए, आप प्रश्न कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपनी आवाज से इतनी मोहब्बत करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। प्लीज गो अहेड। तो इसीलिए मुसलमानों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने की बेहद जरूरत, चाहे सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट हो, एनएसएस का डेटा हो, वो सब ये बताता है कि गुजरात में मुसलमानों का जो सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस है वो आदिवासियों के बाद उनका खराब है। तो इसीलिए ये आपके सवाल का जवाब है। सर अभी संस्कृति मंत्रालय ने कुतुब मीनार में खुदाई की परमिशन दी है एएसआई, उसको लेकर क्या कहेंगे?
संस्कृति माने ASI कल्चरल कल्चरल मिनिस्टर खुदाई की थोड़ा सा साइड पर हम देखिए एक मसला पैदा कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक मसला पैदा कर रहे हैं। वहां पर एक मस्जिद थी जो बरसों से नमाज होती थी, आपने 4 दिन पहले ASI ने ऑर्डर निकाल कर नमाज तो साइड पे मस्जिद में इमाम साहब को नमाज पढ़ाना था, उनके कपड़े, उनका जो इमाम का कमरा होता है उसमें से वो भी निकालने नहीं दिए। तो इसी जी मेरा एक प्रश्न है आपसे। हो गया। ओवैसी जी एक प्रश्न है आपसे। ज्ञानवापी गेट जो मॉस्क का है या फिर ताजमहल की बात की जाए या फिर लाउड स्पीकर्स की बात की जाए, ऐसे नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं शासक पक्ष द्वारा। क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से आपको कहीं न कहीं हक पर रहकर इसके लिए लड़ाई एक हाथ करके विरोध पक्ष के साथ जुड़ के करनी चाहिए? अरे भाई, जिनको जो दूसरे पार्टीज हैं जिनको आप लोग सेक्युलर बोलते हैं, वो तो खामोश बैठे हुए हैं, बोलते ही नहीं है कुछ। एकत्र ताकत की जरूरत है। नहीं, आज जो है 22 मई है, 22 मई 1987 को हाशिमपुरे का कांड हुआ था। हमको याद है, किसी को याद ही नहीं है। वो तो खामोश बैठे हुए, कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। सर, एक सवाल UCC को लेकर है कि देश के 2 राज्य आसाम और उत्तराखंड में अरे मैडम का UCC लागू करने की कोशिश कर रही है, या पूरे देश में अगर लगता है तो क्या आप उसको विरोध करेंगे? मेरा CA की उसका भी विरोध करेंगे? सवाल आपका हो गया ना, सुनिए। पहले तो ये बता दीजिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट जो मिलता है, वो जो हिंदू नहीं है उनको क्यों नहीं मिलता? क्या ये संविधान के राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? नंबर 1, क्या इसको निकाल देंगे आप? दूसरा ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में दया भागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है, कौन सा अपनाएंगे आप? तीसरा ये है कि आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, हमने भारत के अपने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनका कल्चर प्रोटेक्ट करने का हमने संविधान में जिक्र किया है। क्या उसको खत्म करेंगे आप? आओ बता दीजिए। चौथी बात यह है कि आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मुसलमान जो है 1-2 शादी 3 शादी करता। हम मोदी सरकार से कहना चाहेंगे कि अब जो 2022 का अगर जो सेंसस होने जा रहा है, उसमें आप एक क्वेश्चन में इजाफा कर दीजिए कि बताओ किसकी दूसरी बीवी है, तीसरी है, चौथी है, और कौन कौन मिस्ट्रेसेस रखता है। पहले जब आप, मेरे ख्याल से आज से 30-40 साल 50 साल पहले, टाइम नहीं मालूम, ये सवाल पूछा था किसके कितने बीवियां हैं। जब वो लास्ट सेंसस में सवाल पूछा गया था तो मुसलमान और हमारे हिंदू भाई ज्यादा फर्क नहीं था। 5वीं बात ये है कि UCC के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बहुत से स्टेट्स में एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लड़कियों को नहीं दिया जाता। आप देने तैयार है क्या? एक और बात आपसे कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड पे खरीद नहीं सकता, खरीदने देंगे आप? हाँ? एक और बात है, भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 का हिस्सा है। उसमें अगर आप आर्टिकल 37 पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया कि देश की तमाम जो रिसोर्सेज हैं, वेल्थ है, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूट है क्या? देश की 45% दौलत 10% लोगों के पास है, और जो देश का जो 60% जो गरीब है उसके पास सिर्फ 5% दौलत, 8% कुछ है। इसके ऊपर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बात नहीं होती। एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है पार्ट 4 में 44 से हटकर कि शराबबंदी होनी चाहिए। भाई गुजरात में तो शराबबंदी है, सब पूरे देश में कर दो ना। आप अल्कोहल को बंद करो, क्यों नहीं बंद करते? महिलाओं पे जुल्म होता, एक्सीडेंट होता, एक नस्ल बर्बाद हो जाती शराब और ऐसा पीकर। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर आप क्यों नहीं बात करते? बेरोजगारी का जिक्र है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, आर्टिकल 38 होगा शायद, उस पर आप बात नहीं करते, खाली 44 पे पड़े हुए आप। और एक और बात सुनिए, आसाम में एक तरीका है डिवोर्स करने का। क्या तरीका है मालूम आपको? एक दूसरे पर छोटा पत्थर फेंक लेते, डिवोर्स हो जाता। आप बंद खत्म कर देंगे क्या उसको? आखिरी बात, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने
एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, ये भी झूठ है क्या? हम ये कह रहे हैं कि भारत की जो खूबसूरती है वो पूरे विश्व में नहीं है, और आप उस खूबसूरती को सेलिब्रेट करिए। अगर आप बोलेंगे नहीं यूनिफॉर्म आपके मुसलमान खिलाफ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्टिकल 29 पढ़िए संविधान का, उसमें आपके और मेरे कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट दिया गया है। तो मैं अपने कल्चरल प्रोटेक्शन के राइट की बात कर रहा हूं, और फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ज्यादा अहम होता है, वो एनफोर्सेबल है कोर्ट्स ऑफ लॉ में। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते मोदी सरकार या बीजेपी सरकार। सर आप चुनाव की तैयारी को लेकर मतलब गुजरात में ऑलरेडी एक पार्टी अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है, लड़ रही है। मेरी बहन को परेशान कर पार्टी के सामने सर गुजरात में किस तरह की तैयारियां होगी सर? ग्राउंड लेवल पर कौन सी पार्टी है? गुजरात में पार्टी कौन, क्या नाम है? सर आपको भी पता नहीं, होगा मेरे को नहीं पता है। सर, यू नो वेरी वेल। अरे आप नाम बोले डर क्यों रहे हैं? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी बोलो ना प्यारे। सर बीटीएस पार्टी को मेरे को क्या मालूम, मैं तुम्हारे साथ अरे बिल्कुल नहीं जानता हूँ। आप नाम लेने के हाँ और भी घुमा नाम ले लो। सर आप मेरे सवाल रखिए सर। अरे वो फ्रेम अपना ये काम साइड से भी करे, अपना काम आएगी, मेरा भी करे, काम हो जाएगा। उसमें क्या करने का है? और एक बात सुनिए, जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे, सुनिए जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो उनके पास लॉ ऑर्डर नहीं है, और वो कहाँ बैठे थे? वो मुख्यमंत्री थे, तो उनका काम था कि वो लोगों को समझाते, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते और जाते, मगर वो महात्मा गांधी की समाधि पर मौन व्रत करके बैठे हैं। अभी परसों दिल्ली में डिमोलिशन हुआ है, नजर नहीं आते कहीं पर भी वो मुख्यमंत्री। अब बाद में एक महीने जगवाने के बाद पॉलिसी डिसीजन लेते हैं कि वैसा हो रहा है, ये हो रहा है। वो करें, हमारा कोई तरस नहीं है, हर पार्टी अपना काम करेगी, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। सर इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हमेशा बोला जाता है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, लेकिन इसी लोकतंत्र में एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है, और वो कम्युनिटी हंसी खुशी अपने ही काल में तमाशा मार के लाल करके खुश हो रही है। बट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, वी आर सो सेक्युलर। इस पे आपका क्या? नहीं देखिए, मैं मायूसी को और डिप्यूटिज्म को बिल्कुल करने तैयार नहीं। वी नो वी आर तो हमको उन लोगों से कहना है कि आप लोकतंत्र में मायूस मत होइए। मेरे को भी तकलीफ होगी जो तेरे को आपको अपने हक के लिए जो भारत के संविधान ने दिया उसके लिए आपको लड़ना चाहिए, और वैसा कैसा कि अपने मुंह में तमाचा मार के हाँ वो छोड़ दीजिए। वो सेकुलर, वो नाम के सेकुलर है, उनका सेकुलरिज्म कुछ नहीं है। उनका एक पार्टी का लीडर एक ट्वीट करता है कि जब जमीन पर एक ताकतवर दर्द गिरता है तो ऐसा होता है। तो हमारा काम ये है कि उस तबके के लोगों को नाउमीदी से निकाले, अगर नाउमीदी उनके पास है, और उनको उम्मीद की किरण उनको बतानी चाहिए कि देखो ये लोकतंत्र है। अगर आप घर के दरवाजे बंद करके बैठेंगे, विंडोज बंद करके बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी आवाज को उठाना है, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रहा है, जिसमें आपके रिप्रेजेंटेशन में इजाफा होगा, वो काम हमको करना है। और लोकतंत्र में कोई मायूस नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की नाकामी होगी, खुदा ना बख्शा। सर क्या गुजरात विधानसभा असेंबली इलेक्शन में बीटीपी किसके साथ रहेगी? क्योंकि उनको रिझाने के लिए आप तो पहले से ही मैदान में उतरे थे, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, मुलाकात भी हुई है सीएम के साथ। देखिए मैडम, मैं AIMIM का एक सिपाही हूँ, मैं किसी और पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ मैडम। मैं आप गलत किसके साथ रहेगी? अरे उनसे पूछिए ना, मैं कैसा बोलूंगा? आप तो अरे मैं कैसा बोल? अरे मान ना मान, मैं तेरा अरे मेरे को क्या मालूम? अब कल तुम कहाँ जाओगे, मैं कैसे बोलूंगा? ये तो गलत बात है ना। आपका था, बाद में आपने देख इसका जवाब दे। सर उनके बिना इलेक्शन लड़ेंगे? मैं कितना दूर ले गया अरे देखिए, मेरे को इलेक्शन लड़ना है, बनाऊंगा
हर किसी को इलेक्शन लड़ना है। अब वो कैसा लड़ेगा, मैं कैसे जवाब दूं? आपके साथ लड़ेंगे कि नहीं? अरे भाई उनसे पूछ लीजिए, मैं तो आपका क्या मैं आपको मैं तू शांति तो रहा क्या अगला मैं कर रहा हूँ ना आगे मैं तू भी तो समझ मैं भी तो कुछ कर रहा हूँ ना आगे मैं नहीं करूँ तू कर दू यूट्यूब के लिए मैं बंद कर दूँ मेरा कैमरा सीधा करूँ बात करूँ मैं सीधा बोल रहे हैं तेरे को ही बोल रहा हूँ क्या बोल रहे हो? पूरे मुझसे पूछ के गए मैंने पूरे मुझे पूछा है। मैं मेरे साथ बैठकर हमने गुलाब जामुन खा लिया है। नहीं मेरा भाई आप समझा रहा हूँ मैं समझ जाओ आप कैमरा फ्रेम में ला रहे बोल रहा हूँ आपको जो चल रहा ना फ्रेम चलिए कितना तक मेरी फ्रेम नहीं बन रही है मेरे को लेना देना नहीं तेरी फ्रेम से कुछ बोले अब जैसा उनका भाई का सवाल था इनको भी इधर ना कान ला मेरे को तेरी लाइन चल रही है हाँ पहले से लगा के तेरे करूंगा फिर अरे घुसा के किसे बोल रहे तुम सीधा बात को बोल रहा हूँ मैं सीधा बात आप जिन मुद्दों को पकड़ रहे हैं जिन मुद्दों को पकड़ते हैं विपक्ष ये कहता है कि जिससे बीजेपी को फायदा हो वो सीधा उसी मुद्दे को पकड़ते हैं, ये कहने का मतलब। अब एक बात सुन लीजिए, 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम सिर्फ 3 लोकसभा हैदराबाद की जनता ने औरंगाबाद हम खड़ा किए। 22 साल का शिवसेना बीजेपी का एमपी था, उसको आप ही के बरादरी के इम्तियाज जलील साहब एमपी बन गए। आपको भी स्कोप हमारी पार्टी में। तीसरा ये है कि हम लोग किशनगंज बिहार लड़े, वहां पर हम लोग 3 लाख वोट हासिल किए, 3 लाख और 3,25,000 जेडीयू, 3,50,000 कांग्रेस। अब 3 में कहीं पर भी बीजेपी नहीं जीती। जो पार्टियां 400 से ज्यादा सीट लड़ते हैं या 3 से बढ़ के लड़ते हैं वो उनको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। और आ जाइए होम स्टेट गुजरात के ऊपर, इतने साल से बीजेपी जीत रही मेरी वजह से जीत रही बीजेपी यहाँ पर। 1984 से एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता गुजरात में मेरी वजह से। तो मुद्दे उठाना मेरे वजह से होना, देखिए हर चीज का जिम्मेदार मुलाजी नहीं हो सकता, समझे ना? नहीं अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम अगर आपको दिख रहा है कि मैं ही मर्द हूं जो बीजेपी से लड़ रहा हूं तो बहुत अच्छा है, मुझे क्या करना मैं क्या कर सकता हूं? हर चीज का जिम्मेदार मेरे को। आपके पास कोई पार्टी में काम करने को तैयार नहीं है, आप मेहनत करने को तैयार नहीं है। आपका वर्किंग प्रेसिडेंट बोलता है कि उनके बड़े नेता खाली सेलफोन को देखते, उसको नहीं देखते, तो वो उसका जिम्मेदार मैं हूं क्या सेलफोन देखने का? तो ये इनकी आदत बन चुकी है तमाम पार्टीज की कि मुसलमानों को ब्लेम करो, हारे मुसलमान को ब्लेम करो। अरे तुम बरसों से हार रहे। आप महाराष्ट्र में पहली नंबर की पार्टी थे, 15 साल सरकार में थे, आप तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। आप शिवसेना को आप गाली देते थे। पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने जनता को कहा कि ओवैसी वोट मत दो, उनके भाजपा और शिवसेना को रोकना है। आप चुनाव हो गया तो आप शिवसेना से निकाह कर लिए। हर चीज का जिम्मेदार देखिए इनका अहंकार है। और ये देश की पॉलिटिक्स जो बदल चुकी है उससे समझ नहीं पा रहे। वही समझते हैं कि हम एंटाइटलमेंट की राजनीति करेंगे, हम खुला खानदान के हैं, परिवार के। देखिए कोई खानदान अभी नहीं रहा भारत की राजनीति में, तो उनको लगता है कि ये क्यों आके बोलता है। अरे पर लोकतंत्र है क्या? मेरे खिलाफ आकर अमित शाह कैंपेन नहीं किए थे हैदराबाद में? क्या मेरे खिलाफ आकर योगी 3 घंटे नहीं गुजारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या मेरे खिलाफ आकर राहुल गांधी 1 नहीं 2 मीटिंग करे, 4 मीनार के दामन में करे, फिर एक और बड़ी जगह पर करे? तो सबको इख्तियार है। मगर ये बोलना कि नहीं तुम नहीं लड़ना, या उनको याद रखना चाहिए कि मुसलमान खाली रमजान का या शीर कुरमा खजूर खिलाने का मुसलमान नहीं है। हमको पॉलिटिक्स में हमारा हिस्सा चाहिए और मिलेगा इंशाअल्लाह। ये हमारा काम है।
अगर वो बोलेंगे नहीं तुम हमारे लिए सिर्फ बैंड बाजा की पार्टी है, दूल्हा शादी मैरिज हॉल में जाकर बैठ जाता, बैंड बाजा वाला बाहर रुक जाता, वो अब नहीं होने वाला है। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है मेरा, हमेशा बोला जाता है कि मुस्लिम है मुस्लिम है मुस्लिम है, अब्दुल सिर्फ कल्चर बनाएगा। तो मैं आपके व्यूज चाहती हूँ कि अब्दुल है या अब्दुल सिर्फ कल्चर बनाएगा, इससे स्पेशली एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है बोलने के लिए। बिल्कुल नहीं, कोई देखिए एक बात सुनिए, पंचर बनाना कोई मायूब बात नहीं है, मगर अगर आप उसका मुकद्दर बना देंगे, वो गलत बात है। तो सुनिए, इसीलिए आप ये बताइए कि हम भारत सरकार से हमेशा अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक स्कीम है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। हम ये बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज के मुसलमानों की, हम ये कह रहे हैं कि इसको डिमांड ड्रिवन करिए कि जो अप्लाई करेगा वो पढ़ेगा। तो अब्दुल का बेटा अगर पंक्चर बनाता है तो उसको आप स्कॉलरशिप दीजिए, पैसे दीजिए, पंक्चर नहीं बनाएगा, वो कल टीवीएस का शोरूम खोल सकता है। आप स्कॉलरशिप दीजिए उसको, जितने मरा कोई मोदी सरकार भी नहीं करती काम, और बार बार ये बोला जाता है माइनॉरिटी इतना स्कॉलरशिप दिया। अरे एक स्कॉलरशिप के ऊपर, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के ऊपर 16 लोग अप्लाई करते, और मैं जब स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था तो उसमें हमने रिपोर्ट में लिख कर दिया, वो रिपोर्ट ऑनलाइन है, कि ये इसको डिमांड ड्रिवन नहीं करने से हर साल कम से कम 50 लाख के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कॉलरशिप से महरूम हो जाती हैं। सर, अभी आपने कहा कि गुजरात में मुसलमानों की हालत खराब है, दयनीय हालत है, अभी आपने स्टेटमेंट। आप संसद कमेटी का हवाला देंगे, दीजिए ना, आज जो संसद कमेटी का हवाला देंगे तुम। अरे मैं सब पढ़ के आया हूँ, मैं कोई समझत नहीं हूँ। सुन लो, मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। संसद कमेटी कब आई थी? कौन से साल में? नहीं, आप कब आई थी? कौन साल में? अरे बोलो ना भाई, आप लोग काबिल लोग हैं, कमेटी कब आई थी? आप कौन से साल में? बोलो ना, साल कौन सा? सर 80 में आई थी, 80 में आप बोल और सच्चर करने आप बोलो, सच्चर कमेटी कब आई? नहीं, आपका चेहरा मुस्कुरा के बता रहे हैं कि आपको सच्चर कमेटी आई थी 2000 नहीं, जब यूपीए की सरकार बनी थी 2005 और 6 के दरमियान में आई में। कांग्रेस की सरकार, सुन लीजिए, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं। तो अभी हम 2022 में हैं, तो उसके पहले मेरे से नहीं ला, मेरे से नहीं, उसका डेटा है, 2011 का सेंसस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनएसएसओ का डेटा है, सब रख कर देख लो। आप सच्चर की बात मत करो, वो सच्चर पुराना हो चुका है। क्या मुद्दे लिए गए सर? क्या मुद्दे लिए? Whether the decision to carry out survey and ban Gyan Gapi Masjid was taken in haste or सवाल किए तो ऐसा ना कि आप ये बोले कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। समाज के लिए लिया गया सर्वे वो डिसीजन का आप आता हूँ कहीं नहीं जा रहा हूँ। हमारे मोदी साहब है, का सलाम कर रहा हूँ, उनको नहीं, मोदी का सम्मान करते हैं आप कितना? नहीं, यूएपीए लग जाएगा नहीं तो नहीं लगेगा साहब, नहीं लगेगा। अगर एक काम करो, आगे चले भाई थोड़ा अंदर इज्जत से बोल रहा हूँ मैं, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, इज्जत से बोल रहा हूँ, सुन लो। मोदी साहब बोलो, मोदी साहब बोलो। मोदी साहब बोलिए। समाज के लिए अगर पार्टी छोड़ने का अगर कुछ ऐसा संजोग बना तो क्या करोगे? कौन सा निर्णय लोगे? समाज को पकड़ोगे या पार्टी को पकड़ के रखोगे?
समझाने में क्या मतलब? अगर कोई सर, भविष्य में आप बोलते हो कि मुसलमानों को न्याय नहीं मिलता है, ठीक है, और ऐसे माहौल में अगर पार्टी को पकड़ के रखोगे या समझ के साथ चलोगे आगे जाके? Sir, he is asking in future if circumstances persist, will you hold your religion or the people of your cadre? नहीं बोल रहे, पार्टी बोल रहे, Party or the party is asking, or the party, समाज people बोल or रहे the हो, party, धर्म नहीं बोल रहे, वो समाज बोल रहे। people or the party. अरे मैं समझ हिंदी आते हैं देखिए, पार्टी है ना, लोकतंत्र में पार्टी है, लोकतंत्र में समाज भी है, और लोकतंत्र ये कहता है कि आप लोकतंत्र को मजबूत करिए, पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए, अपना हिस्सा हासिल करिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसीलिए संविधान में जब प्रियम्बल लिखा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, तो ये बाबा साहब ने कहा कि ये हथियार मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं संविधान, तुम्हारे को लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो आप चुनाव लड़ो, तब आपको ही हासिल होगा। खाली बैठकर मुशायरा करने से, बड़े बड़े भाषण देने से और किसी के आश्वासन से नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये हम संविधान को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ताकि ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल किया जाए। तो आप इसको अलग अलग क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अलग देखने की आवश्यकता ही नहीं है। सर मेरा सवाल ये है कि सर आप जिसको पहचानने से मना कर रहे हो, उसके भाई ने औरंगाबाद में मजार के ऊपर 5 दिन के लिए नहीं, आपने देखिए, आपने किसी एक शख्स का नाम लिया था, मैंने कहा नहीं जानता उसको, नहीं जानता हूँ, अब छोड़ो ना उसको, इतना छोड़िए ना। राज ठाकरे महाराष्ट्र चुनाव में या राजनीति में शायद अरे कौन क्या बोलते, मेरे को क्या करना है? मेरा हाल तो भारत की देखना तेरी फिल्म बराबर। मेरा हाल तो भारत की राजनीति में लैला का है, भारत में मेरे पीछे पड़ा हुआ है, राज ठाकरे सब पड़े हुए हैं, लैला है ना। मेरे बारे में So one last question. Do you feel? अपने बाबा जी उधर आगे बुलडोजर दोबारा चालू हो गया है, वह यूपी में आप भी गए चुनाव लड़ने के लिए, क्या कुछ पाला? कौन यूपी बाबा क्या करे? बुलडोजर दोबारा चालू कर दिए हैं। कहाँ पे करिए ना आप? अगर देखिए, देश को चलाना है तो संविधान से चलाना। अगर आप संविधान से नहीं चलाएंगे और आप खुद जज बन जाएंगे, कोर्ट बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, तो फिर ये रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। फिर तो तब सुनिए, अगर आपको कोई मुलजिम बनाता तो पुलिस का काम है कोर्ट में जाके आपको मुलजिम साबित करे। कोर्ट में साबित होने से पहले मैं आपका घर तोड़ दूं, बताइए आप ये कौन सा इंसाफ है? ये कोई बिलीव करेगा कि आप तय करेंगे नहीं ये क्रिमिनल है मैं तोड़ दूंगा? नहीं भाई, कोर्ट से साबित करिए ना। और फिर आप बोलते नहीं वो इलीगल बनाया था, भाई नोटिस दीजिए। संविधान में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो है कि आपको नोटिस दो, पूछो, बताओ। नहीं, आप नोटिस भी नहीं देंगे और लगा के तोड़ देंगे, ये गलत है। उनकी पार्टी कहाँ पे है? बहुत से लोग गए हैं। देखिए, एक बात सुनिए, जब आप किसी का घर तोड़ देते हैं, उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में टाइम लग जाता है। मैं तो अपने घर से महरूम हो गया ना, मैं तो रोड पे आ गया। जो उस घर में रहता था वो तो रोड पे आ गया। वो अब उसका क्या करेगा वो? और कोर्ट की कार्रवाई तो अपना टाइम लेती है माशाल्लाह से, जब तक क्या करेगा वो? आप तो मुझे बेघर कर दिए, मेरे सर पे तो छत छीन लिया, मेरा कारोबार आप खत्म कर दिए। और मध्य प्रदेश में आप लोग इस बात को नहीं बोल रहे कि कल एक शख्स ने मध्य प्रदेश में एक जैन कम्युनिटी के शख्स को, बेचारा वो बीमार है, डिफरेंटली एबल्ड कई अंग्रेजी में, सिर्फ इस शक पर उसको मार दिया कि मुसलमान है, तो मोहम्मद है क्या? मार। अरे मर गया वो आदमी। ये नफरत कौन फैला रहा है? फिर ये वहां किसकी सरकार है? और फिर उसी मध्य प्रदेश में वसीम शेख नामी जिसके हाथ कटे हुए हैं, उस पर इल्जाम लगाएगा पत्थर फेंका रहे, उसका हाथ कटा हुआ है, कौन सा पत्थर उठा पाएगा? आपने दुकान को तोड़ दिया उसके। एक 22 घरों को आपने खरगोन में और 13 घरों को आपने वहां पर छोड़ दिया दूसरी जगह पर बगैर नोटिस दिए। आपने तय कर लिया कि उन्होंने किया। भाई ऐसा कैसा होगा बताइए?
आज आप पावर में, कल कोई और पावर में आएगा। ये पावर जो है वो किसी के पास रहने वाला नहीं है ना, तो वो भी ऐसा करेंगे। चालू रखना तो इसीलिए ये गलत है। सर, ये जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है कि वर्तमान स्थिति में भारत की स्थिति ऐसी है कि जैसे कहाँ दिया स्टेटमेंट वो? लंदन में। हाँ, बस है। अभी यही बात अरे है। कांग्रेस से पूछिए, मैं उनका आपको भी यही लगता है कि मैं इन लोगों पर टाइम नहीं खराब सर, ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर जिस तरह से दानिश जी ने ट्वीट किया, फिर उनके खिलाफ दानिश कुरैशी बरोड़ा उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और वो केस का जवाब देंगे अदालत में। साबिर भाई साहब ने भी उसका नोटिस लिया है और उनको समझाया गया है, सख्ती से बोला गया है। Sir, do you इस think तरह से जब ट्वीट होते the हैं politics? अब जवाब दीजिए हमें। Sir, do you think the politics of entitlement is over and in the coming generations? आने वाले समय में जो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए यूथ को AIMIM किस तरह जुड़ेगा? नहीं, वो यूथ का ही फ्यूचर है, मेरा नहीं है। मेरे दाढ़ी वाइट हो गई, देखो मोदी जी की तरफ। AIMIM किस तरह लोगों को जोड़ेगा मुख्य धारा अरे से? यूथ का ही फ्यूचर है देश में। देश में यूथ क्या फ्यूचर है? Thank you.